महालक्ष्मी के स्टेशन के उस पार लक्ष्मी जी का एक मंदिर है। उसे लोग रेस कोर्स भी कहते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले हारते ज्यादा हैं, जीतते बहुत कम हैं। महालक्ष्मी स्टेशन के उस पार एक बहुत बड़ी बदरू है जो इंसानी जिस्मों की गलाजत को अपने मुताफन पानियों में घुलती हुई शहर से बाहर चली जाती है। मंदिर में इंसान के दिल की गलाजत धुलती है और इस बदरू में इंसान के जिस्म की गलाजत, और इन दोनों के बीच में महालक्ष्मी का पुल है। महालक्ष्मी के पुल के ऊपर बाईं तरफ लोहे के जंगले पर 6 साड़ियां लहरा रही हैं। पुल के उस तरफ हमेशा इस मुकाम पर चंद साड़ियां लहराती रहती हैं। ये साड़ियां कोई बहुत कीमती नहीं हैं, इनके पहनने वाले भी कोई बहुत ज्यादा कीमती नहीं हैं। ये लोग हर रोज इन साड़ियों को धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं और रेलवे लाइन के आर पार जाते हुए लोग, महालक्ष्मी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते हुए लोग, गाड़ी की खिड़की और दरवाजों से झांक कर बाहर देखने वाले लोग अक्सर इन साड़ियों को हवा में झूलता हुआ देखते हैं। वो इनके मुख्तलिफ रंग देखते हैं, भूरा, गहरा भूरा, मटमैला नीला, करमजी भूरा, गंदा सुर्ख, किनारा गहरा नीला और लाल। वो लोग अक्सर इन्हीं रंगों को फिजा में फैले हुए देखते हैं। एक लम्हे के लिए दूसरे लम्हे में गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। इन साड़ियों के रंग अब जाज़िबे नजर नहीं रहे। किसी जमाने में मुमकिन है जब ये नई खरीदी गई हों, उनके रंग खूबसूरत और चमकते हुए हों, मगर अब नहीं हैं। मुतवातर धोए जाने से इनके रंगों की आबोताब मर चुकी है और अब ये साड़ियाँ अपने फीके सीठे रोजमर्रा के अंदाज को लिए बड़ी बेदिली से जंगले पर पड़ी नजर आती हैं। आप दिन में इन्हें 100 बार देखें, ये आपको कभी खूबसूरत दिखाई ना देंगे। ना इनका रंग रूप अच्छा है, ना इनका कपड़ा। ये बड़ी सस्ती घटिया किस्म की साड़ियाँ हैं। हर रोज धुलने से इनका कपड़ा भी तार तार हो रहा है। इनमें कहीं कहीं रोजन भी नजर आते हैं, कहीं उधड़े हुए टांके हैं, कहीं बदनुमा दाग जो इस कदर पायदार हैं कि धोए जाने से भी नहीं धुलते बल्कि और गहरे होते जाते हैं। मैं इन साड़ियों की जिंदगी को जानता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ जो इन साड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग महालक्ष्मी के पुल के करीब ही बाईं तरफ 8 नंबर की चाल में रहते हैं। ये चाल मुतवाली नहीं है, बड़ी गरीब की चाल है। मैं भी इसी चाल में रहता हूँ, इसलिए आपको इन साड़ियों और इनके पहनने वालों के मुतालिक सब कुछ बता सकता हूँ। अभी वजीर आजम की गाड़ी आने में बहुत देर है। आप इंतजार करते करते उकता जाएंगे, इसलिए अगर आप इन 6 साड़ियों की जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ सुन लें तो वक्त आसानी से कट जाएगा। इधर ये जो भूरे रंग की साड़ी लटक रही है, ये शांता बाई की साड़ी है। इसके करीब जो साड़ी लटक रही है वो भी आपको भूरे रंग की साड़ी दिखाई देती होगी, मगर वो तो गहरे भूरे रंग की है। आप नहीं, मैं इसका गहरा भूरा रंग देख सकता हूँ क्योंकि मैं इसे उस वक्त से जानता हूँ जब इसका रंग चमकता हुआ गहरा होता था। और अब इस दूसरी साड़ी का रंग भी वैसा ही भूरा है जैसा शांता बाई की साड़ी का, और शायद आप इन दोनों साड़ियों में बड़ी मुश्किल से कोई फर्क महसूस कर सकें। मैं भी जब इनके पहनने वालों की जिंदगी को देखता हूँ तो बहुत कम फर्क महसूस करता हूँ, मगर ये पहली साड़ी जो भूरे रंग की है वो शांता बाई की साड़ी है, और जो दूसरी भूरे रंग की है और जिसका गहरा भूरा रंग सिर्फ मेरी आंखें देख सकती हैं, वो जियोना बाई की साड़ी है। शांता बाई की जिंदगी भी उसकी साड़ी के रंग की तरह भूरी है। शांता बाई बर्तन मांजने का काम करती है। उसके 3 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, 2 छोटे लड़के हैं। बड़ी लड़की की उम्र 6 साल की होगी, सबसे छोटा लड़का 2 साल का है। शांता बाई का ख़ावंद 7 मिल के कपड़े खाते में काम करता है। उसे बहुत जल्द जाना होता है, इसलिए शांता बाई अपने ख़ावंद के लिए दूसरे दिन की दोपहर का खाना रात ही को पका के रखती है, क्योंकि सुबह उसे खुद बर्तन साफ करने के लिए और पानी धोने के लिए दूसरों के घरों में जाना होता है। और अब वो साथ में अपनी 6 बरस की बच्ची को भी ले जाती है और दोपहर के करीब चाल में वापस आती है। वापस आके वो नहाती है और अपनी साड़ी धोती है और सुखाने के लिए पुल के जंगले पर डाल देती है, और फिर एक बेहद गलीज और पुरानी धोती पहनकर खाने पकाने में लग जाती है। शांता बाई के घर चूल्हा उसी वक्त सुलग सकता है जब दूसरों के यहाँ चूल्हे ठंडे हो जाएं, यानी दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे। इन वक्त में इधर और उधर
उसे दोनों वक्त घर से बाहर बर्तन मांजने और पानी ढोने का काम करना होता है। अब तो छोटी लड़की भी उसका हाथ बटाती है। शांताबाई बर्तन साफ करती है, छोटी लड़की बर्तन धोती जाती है। 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि छोटी लड़की के हाथ से चीनी के बर्तन गिरकर टूट गए। अब मैं जब कभी छोटी लड़की की आंखें सूजी हुई और उसके गाल सुर्ख देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि किसी बड़े घर में चीनी के बर्तन टूटे हैं। और उस वक्त शांता भी मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देती। जलती भुनती बड़बड़ाती चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो जाती है और चूल्हे में आग कम और धुआं ज्यादा निकालने में कामयाब हो जाती है। छोटा लड़का जो 2 साल का है धुएं से अपना दम घुटता देखकर चीखता है तो शांताबाई उसके चीनी जैसे नाजुक रुखसारों पर जोर जोर की चपेटें लगाने से बाज नहीं आती। उस पर बच्चा और ज्यादा चीखता है। यूं तो ये दिन भर रोता रहता है क्योंकि उसे दूध नहीं मिलता है और उसे अक्सर भूख लगती रहती है और 2 साल की उम्र ही में उसे बाजरे की रोटी खाना पड़ती है। उसे अपनी माँ का दूध दूसरे भाई बहन की तरह सिर्फ अपने 6-7 माह नसीब हुआ, वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर ये भी खुश्क बाजरी और ठंडे पानी पर पलने लगा। हमारी चाल के सारे बच्चे इसी खुराक पर पलते हैं। वो दिन भर नंगे रहते हैं और रात को गदड़ी ओढ़ कर सो जाते हैं। सोते में भी वो भूखे रहते हैं और जागते में भी भूखे रहते हैं। और जब शांता भाई के खावंद की तरह बड़े हो जाते हैं तो फिर दिन भर बाजरी और ठंडा पानी पी पी कर काम करने जाते हैं और उनकी भूख बढ़ती जाती है और हर वक्त मैदे के अंदर और दिल के अंदर और दिमाग के अंदर एक बोझल सी धमक महसूस करते हैं। और जब पगार मिलती है तो उनमें से कई एक सीधे ताड़ी खाने का रुख करते हैं। ताड़ी पीकर चंद घंटों के लिए ये धमक ज़ायल हो जाती है, लेकिन आदमी हमेशा तो ताड़ी नहीं पी सकता। एक दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा, तीसरे दिन की ताड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा? आखिर खोली का किराया देना है, राशन का खर्चा है, भाजी तरकारी है, तेल और नमक है, बिजली और पानी है। शांताबाई की भूरी साड़ी है जो 6-7वें माह तार तार हो जाती है, कभी 7 माह से ज्यादा नहीं चलती। ये मिल वाले भी 5 रुपए 4 आने में कैसी खुदरी निकम्मी साड़ी देते हैं। उनके कपड़े में जरा जान नहीं होती। 6ठे माह से जो तार तार होना शुरू होता है तो 7वीं माह बड़ी मुश्किल से सी के, जोड़ के, गांठ के, टांके लगा के काम देता है और फिर वही 5 रुपए 4 आने खर्च करना पड़ते हैं और वही भूरे रंग की साड़ी आ जाती है। शांता को ये रंग बहुत पसंद है, इसलिए कि ये मैला बहुत देर में होता है। उसे घरों में झाड़ू देना होती है, बर्तन साफ करने होते हैं, 3री-4थी मंजिल तक पानी ढोना होता है। वो भूरा रंग पसंद नहीं करेगी तो क्या खिलते हुए शौक रंग गुलाबी, बसंती, नारजी पसंद करेगी? वो इतनी बेवकूफ नहीं है। वो 3 बच्चों की माँ है, लेकिन तभी उसने ये शौक रंग भी देखे थे, पहने थे, उन्हें अपने धड़कते हुए दिल के साथ प्यार किया था जब वो धारवार में अपने गांव में थी, जहां उसने बादलों में शौक रंगों वाली धनक देखी थी, जहां मेलों में उसने शौक रंग नाचते हुए देखे थे, जहां उसके बाप के धान के खेत थे, ऐसे शौक हरे हरे रंग के खेत और आंगन में पेड़ों का पेड़ जिसके डाल डाल से वो पेड़ों तोड़ तोड़ कर खाया करती थी। जाने अब पेरुओं में वो मजा ही नहीं है, वो शैरीनी और गलावट ही नहीं है। वो रंग, वो चमक दमक कहाँ जाके मर गई और वो सारे रंग क्यों यकलख्त भूरे हो गए। शांताबाई कभी बर्तन मांजते मांजते खाना पकाती, अपनी साड़ी धोते उसे पुल के जंगले पर लाकर डालते हुए ये सोचा करती है और उसकी भूरी साड़ी से पानी के कतरे आंसुओं की तरह रेल की पटड़ी पर बहते जाते हैं और दूर से देखने वाले लोग एक भूरे रंग की बदसूरत औरत को पुल के ऊपर जंगले पर एक भूरी साड़ी को फैलाते देखते हैं और बस दूसरे लम्हे गाड़ी पुल के नीचे से गुजर जाती है। जीवनाबाई की साड़ी जो शांताबाई की साड़ी के साथ लटक रही है, गहरे भूरे रंग की है। बज़ाहिर उसका रंग शांताबाई की साड़ी से भी फीका नजर आएगा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस फीकेपन के बावजूद ये आपको गहरे भूरे रंग की नजर आएगी। ये साड़ी भी 5 रुपए 4 आने की है और बड़ी ही बोसीदा है। 2 एक जगह से फटी हुई थी, लेकिन अब वहां पर टांके लग गए हैं और इतनी दूर से मालूम भी नहीं होते।
हाँ, आप वो बड़ा टुकड़ा जरूर देख सकते हैं जो गहरे नीले रंग का है और इस साड़ी के बीच में जहाँ से ये साड़ी बहुत फट चुकी थी लगाया गया है। ये टुकड़ा जियोना बाई की उससे पहली साड़ी का है और दूसरी साड़ी को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जियोना बाई बेवा है और इसलिए वो हमेशा पुरानी चीजों से नई चीजों को मजबूत बनाने के ढंग सोचा करती है। पुरानी यादों से नई यादों की तलखियों को भूल जाने की कोशिश करती है। जियोना बाई अपने ख़ावंद के लिए रोती रहती है जिसने एक दिन उसे नशे में मार मार कर उसकी आंख काणी कर दी थी। वो इसलिए नशे में था कि वो इस रोज मिल से निकाला गया था। बुढ़ा ढोंढू अब मिल में किसी काम का नहीं रहा था। गो वो बहुत तजुर्बेकार था लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत ना रही थी कि वो जवान मजदूरों का मुकाबला कर सकता, बल्कि वो तो अब दिन रात खांसी में मुब्तला रहने लगा था। कपास के नन्हे नन्हे रेशे उसके फेफड़ों में जाके ऐसे धंस गए थे जैसे चरखियों और ईंटों में सूत के छोटे छोटे महीन तागे फंस जाते हैं। जब बरसात आती तो ये नन्हे मुन्ने रेशे उसे दमे में मुब्तला कर देते और जब बरसात ना होती तो वो दिन भर और रात भर खांसता। एक खुश्क मुसलसल खंकार घर में और कारखाने में जहां वो काम करता था सुनाई देती रही थी। मिल के मालिक ने इस खांसी की खतरनाक घंटी को सुना और ढोंडू को मिल से निकाल दिया। ढोंडू इसके 6 माह बाद मर गया। जियोना बाई को उसके मरने का बहुत गम हुआ। क्या हुआ अगर गुस्से में आके एक दिन उसने जियोना बाई की आंख निकाल दी। 30 साल की शादीशुदा जिंदगी एक लम्हे पर कुर्बान नहीं की जा सकती और उसका गुस्सा बजा था। अगर मिल मालिक ढोंडू को यूं बेकसूर नौकरी से अलग ना करता तो क्या जियोना की आंखें निकल सकती थी? ढोंडू ऐसा ना था। उसे अपनी बेकारी का गम था, अपनी 35 साला मुलाजिमत से बरतरफ होने का रंज था और सबसे बड़ा रंज उसे इस बात का था कि मिल मालिक ने चलते वक्त उसे एक ढीला भी तो नहीं दिया था। 35 साल पहले जैसे ढोंडू खाली हाथ मिल में काम करने आया था, इसी तरह खाली हाथ वापस लौटा और दरवाजे से बाहर निकलने पर और अपना नंबरी कार्ड पीछे छोड़ आने पर उसे एक धचका सा लगा। बाहर आके उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे इन 35 सालों में किसी ने उसका सारा रंग, उसका सारा खून, उसका सारा रस चूस लिया हो और उसे बेकार समझकर बाहर कोड़े करकट के ढेर पर फेंक दिया हो। और ढोंडू बड़ी हैरत से मिल के दरवाजे को और इस बड़ी चिमनी को देखने लगा जो बिल्कुल उसके सर पर खौफनाक देव की तरह आसमान से लगी खड़ी थी। यकायक ढोंडू ने गम और गुस्से से अपने हाथ मले, जमीन पर जोर से थूका और फिर ताड़ी खाने चला गया। लेकिन जियोना की एक आंख जब भी न जाती, अगर उसके पास इलाज के लिए पैसे होते, वो आंख तो गल गल कर सड़ सड़ कर खैराती अस्पतालों में डॉक्टरों और कंपाउंडरों और नर्सों की बद एहतियातियों, गालियों और लापरवाहियों का शिकार हो गई। और जब जियोना अच्छी हुई तो ढोंडू बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि फिर बिस्तर से ना उठ सका। उन दिनों जियोना उसकी देखभाल करती थी। शांता बाई ने मदद के तौर पर उसे चंद घरों में बर्तन मांजने का काम दिलवाया था और वो अब बूढ़ी थी और मशाकी और सफाई से बर्तनों को साफ ना रख सकती थी। फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रेंग कर अपने कमजोर हाथों में झूठी ताकत के बोधे सहारे पर जैसे तैसे काम करती रही। खूबसूरत लिबास पहनने वाली, खुशबूदार तेल लगाने वाली बीवियों की गालियां सुनती रही और काम करती रही क्योंकि उसका ढोंडू बीमार था और उसे अपने आप को और अपने खावंद को जिंदा रखना था। लेकिन ढोंडू जिंदा ना रहा और अब जियोना बाई अकेली थी। खैरियत इसमें थी कि वो बिल्कुल अकेली थी और अब उसे सिर्फ अपना धंधा करना था। शादी के 2 साल बाद उसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई, लेकिन जब वो जवान हुई तो किसी बदमाश के साथ भाग गई और उसका आज तक किसी को पता ना चला कि वो कहाँ है। फिर किसी ने बताया और फिर बाद में बहुत से लोगों ने बताया कि जियोना बाई की बेटी फारिस रोड पर चमकीला भड़कीला रेशमी लिबास पहने बैठी है। लेकिन जियोना को यकीन ना आया। उसने अपनी सारी जिंदगी 5 रुपए 4 आने की धोती में बसर कर दी थी और उसे यकीन था कि उसकी लड़की भी ऐसा करेगी। वो ऐसा नहीं करेगी, उसका उसे कभी ख्याल न आया था। वो कभी फारिस रोड नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बेटी वहां नहीं है। भला उसकी बेटी वहां क्यों जाने लगी? यहाँ अपनी खोली में क्या था? 5 रुपए 4 आने वाली धोती थी, बाजरे की रोटी थी,
ठंडा पानी था, सूखी इज्जत थी। ये सब कुछ छोड़कर फारिस रोड पर क्यों जाने लगी? उसे तो कोई बदमाश अपनी मोहब्बत का सब्ज बाग दिखाकर ले गया था, क्योंकि औरत मोहब्बत के लिए सब कुछ कर गुजरती है। खुद वो 30 साल पहले अपने ढोंडू के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ के यहीं चली आई थी। जिस दिन ढोंडू मरा, जलाने के लिए ले जाने लगे और जियोना ने अपनी सिंदूर की डबिया अपनी बेटी की अंगिया पर उंडेल दी, जो उसने बड़ी मुद्दत से ढोंडू की नजरों से छुपा रखी थी। ऐन उसी वक्त एक गदराए हुए जिस्म की भारी औरत बड़ा चमकीला लिबास पहने उससे आके लिपट गई और फूट फूट के रोने लगी। और उसे देखकर जियोना को यकीन आ गया कि जैसे उसका सब कुछ मर गया है। उसका पति, उसकी बेटी, उसकी इज्जत, जैसे वो जिंदगी भर रोटी नहीं गलासत खाती रही है, जैसे उसके पास कुछ नहीं था। शुरू दिन ही से कुछ नहीं था। पैदा होने से पहले ही उससे सब कुछ छीन लिया गया था। उसे निहत्था, नंगा और बेइज्जत कर दिया गया था। और जियोना को इसी एक लम्हे में एहसास हुआ कि वो जगह जहां उसका खावंद जिंदगी भर काम करता रहा, और वो जगह जहां उसकी आंख अंधी हो गई, और वो जगह जहां उसकी बेटी अपनी दुकान सजा के बैठ गई, एक बहुत बड़ा कारखाना था जिसमें कोई जालिम जाबिर हाथ इंसानी जिस्मों को लेकर गन्ने का रस निकालने वाली चरखी में ठोंसता चला जाता है और दूसरे हाथ से तोड़ मरोड़ कर दूसरी तरफ फेंकता जाता है। और यकायक जियोना अपनी बेटी को धक्का देकर अलग खड़ी हो गई और चीखें मार मार कर रोने लगी। तीसरी साड़ी का रंग मटमैला नीला है, यानी नीला भी है और मैला भी और मटियाला भी है। कुछ ऐसा अजब सा रंग है जो बार बार धोने पर भी नहीं निखरता, बल्कि गलीज हो जाता है। ये मेरी बीवी की साड़ी है। मैं फोर्ट में धनु भाई की फर्म में क्लर्की करता हूँ। मुझे 65 रुपए तनख्वाह मिलती है। 7 मिल और बक्सरिया मिल के मजदूरों को यही तनख्वाह मिलती है, इसलिए मैं भी इनके साथ 8 नंबर की चाल की एक खोली में रहता हूँ। मगर मैं मजदूर नहीं हूँ, क्लार्क हूँ। मैं फोर्ट में नौकर हूँ। मैं 10वीं पास हूँ। मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं अंग्रेजी में अर्जी भी लिख सकता हूँ। मैं अपने वजीर आजम की तकरीर जलसे में सुनकर समझ भी लेता हूँ। आज इनकी गाड़ी थोड़ी देर में महालक्ष्मी के पुल पर आएगी। नहीं, वो रेस कोर्स नहीं जाएंगे। वो समंदर के किनारे एक शानदार तकरीर करेंगे। उस मौका पर लाखों आदमी जमा होंगे। उन लाखों में मैं भी एक होऊंगा। मेरी बीवी को अपने वजीर आजम की बातें सुनने का बहुत शौक है, मगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमारे 8 बच्चे हैं और घर में हर वक्त परेशानी सी रहती है। जब देखो कोई ना कोई चीज कम हो जाती है। राशन तो रोज कम पड़ जाता है। अब नल में पानी भी कम आता है। रात को सोने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है। और तनख्वाह तो इस कदर कम पड़ती है कि महीने में सिर्फ 15 दिन चलती है और बाकी 15 दिन सूदखोर पठान चलाता है। और वो भी कैसे गालियां बकते बकते, घसीट घसीट कर, किसी सुस्त रफ्तार गाड़ी की तरह ये जिंदगी चलती है। मेरे 8 बच्चे हैं, मगर ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते। मेरे पास इनकी फीस के पैसे कभी ना होंगे। पहले पहल जब मैंने ब्याह किया था और सावित्री को अपने घर यानी इस खोली में लाया था, तो मैंने बहुत कुछ सोचा था। उन दिनों सावित्री भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोचा करती थी। गोभी के नाजुक नाजुक हरे हरे पत्तों की तरह प्यारी प्यारी बातें। जब वो मुस्कुराती थी तो सनीमा की तस्वीर की तरह खूबसूरत दिखाई दिया करती थी। अब वो मुस्कुराहट न जाने कहाँ चली गई है। उसकी जगह एक मुस्तकिल थ्योरी ने ले ली है। वो जरा सी बात पर बच्चों को बेतहाशा पीटना शुरू कर देती है। और मैं तो कुछ भी कहूँ, कैसे भी कहूँ, कितनी ही लजाजत से कहूँ, वो बस काट खाने को दौड़ती है। पता नहीं सावित्री को क्या हो गया है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं दफ्तर में सेठ की गालियां सुनता हूँ, घर पर बीवी की गालियां सहता हूँ और हमेशा खामोश रहता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ शायद मेरी बीवी को एक नई साड़ी की जरूरत है। शायद उसे सिर्फ एक नई साड़ी ही की नहीं, एक नए चेहरे, एक नए घर, एक नए माहौल, एक नई जिंदगी की जरूरत है। मगर अब इन बातों के सोचने से क्या होता है। अब तो आज़ादी आ गई है और हमारे वजीर आजम ने ये कह दिया है कि इस नस्ल को यानी हम लोगों को अपनी जिंदगी में कोई आराम नहीं मिल सकता। मैंने सावित्री को अपने वजीर आजम की तकरीर जो अखबार में चुभी थी सुनाई, तो वो उसे सुनकर आग बगोला हो गई और उसने गुस्से में आकर चूल्हे के करीब पड़ा हुआ एक चमटा मेरे सर पर दे मारा।
जख्म का निशान जो आप मेरे माथे पर देख रहे हैं उसी का निशान है। सावित्री की मिटमैली नीली साड़ी पर भी ऐसे कई जख्मों के निशान हैं, मगर आप इन्हें देख नहीं सकेंगे। मैं देख सकता हूँ। इनमें से एक निशान तो इसी मोंगिया रंग की जारजट की साड़ी का है जो उसने ओपेरा हाउस के नजदीक भोंदूराम पार्चा फरोश की दुकान पर देखी थी। एक निशान इस खिलौने का है जो 25 रुपए का था और जिसे देखकर मेरा पहला बच्चा खुशी से कलकारियां मारने लगा था, लेकिन जिसे हम खरीद ना सके और जिसे ना पाकर मेरा बच्चा दिन भर रोता रहा। एक निशान उस तार का है जो एक दिन जबलपुर से आया था, जिसमें सावित्री की मां की शदीद अलालत की खबर थी। सावित्री जबलपुर जाना चाहती थी, लेकिन 1000 कोशिश के बाद भी किसी से मुझे रुपए उधार ना मिल सके थे और सावित्री जबलपुर ना जा सकी थी। एक निशान उस तार का था जिसमें उसकी मां की मौत का जिक्र था। एक निशान, मगर मैं किस किस निशान का जिक्र करूं? ये निशान इन चतले चतले गिदले गिदले गलीज दागों से सावित्री की 5 रुपए 4 आने वाली साड़ी भरी पड़ी है। रोज रोज धोने पर भी ये दाग नहीं छोड़ते और शायद जब तक ये जिंदगी रहे ये दाग यूं ही रहेंगे, एक साड़ी से दूसरी साड़ी में मुंतकिल होते जाएंगे। चौथी साड़ी किरमिजी रंग की है और किरमिजी रंग में भूरा रंग भी झलक रहा है। यूं तो ये सब मुख्तलिफ रंगों वाली साड़ियां हैं, लेकिन भूरा रंग इन सब में झलकता है। ऐसा मालूम होता है जैसे इन सब की जिंदगी एक है, जैसे इन सब की कीमत एक है, जैसे ये सब जमीन से कभी ऊपर नहीं उठेंगे, जैसे इन्होंने कभी शबनम में हंसती हुई धनक, उफक पर चमकती हुई शफक, बादलों में लहराती हुई बर्क नहीं देखी। जैसे शांता बाई की जवानी है, वो ज्योना का बुढ़ापा है, वो सावित्री का अधेड़पन है। जैसे ये सब साड़ियां जिंदगियां एक रंग, एक सतह, एक तवातर, एक तसलसल, यकसानियत लिए हुए हवा में झूलती जाती हैं। ये किरमिजी रंग के भूरे रंग की साड़ी झब्बू भैये की औरत की है। इस औरत से मेरी बीवी कभी बात नहीं करती, क्योंकि एक तो उसके कोई बच्चा वच्चा नहीं है और ऐसी औरत जिसके कोई बच्चा ना हो बड़ी नहस होती है। जादू टोने करके दूसरों के बच्चों को मार डालती है और बदरूहों को बुला के अपने घर में बसा लेती है। मेरी बीवी उसे कभी मुंह नहीं लगाती। ये औरत झब्बू भैया ने खरीद कर हासिल की है। झब्बू भैया मुरादाबाद का रहने वाला है, लेकिन बचपन ही से अपना देश छोड़कर इधर चला आया। वो मराठी और गुजराती जबान में बड़े मजे से गुफ्तगू कर सकता है। इसी वजह से उसे बहुत जल्द पुआर मिल के गनी खाते में जगह मिल गई। झब्बू भैया को शुरू ही से ब्याह का शौक था। उसे बैटरी का, ताड़ी का, किसी चीज का शौक नहीं था। शौक था तो उसे सिर्फ इस बात का कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब उसके पास 70-80 रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने अपने देश जाने की ठानी ताकि वहां अपनी बरादरी से किसी को ब्याह लाए। मगर फिर उसने सोचा इन 70-80 रुपयों से क्या होगा, आने जाने का किराया भी बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। 4 साल की मेहनत के बाद उसने ये रकम जोड़ी थी, लेकिन इस रकम से वो मुरादाबाद जा सकता था, जाके शादी नहीं कर सकता था। इसलिए झब्बू भैया ने एक बदमाश से बातचीत करके उस औरत को 100 रुपए में खरीद लिया। 80 रुपए उसने नकद दिए, 20 रुपए उधार में रहे, जो उसने 1 साल के अरसे में अदा कर दिए। बाद में झब्बू भैया को मालूम हुआ कि ये औरत भी मुरादाबाद की रहने वाली थी, धीरज गांव की और उसकी बरादरी की ही थी। झब्बू बड़ा खुश हुआ। चलो यहीं बैठे बैठे सब काम हो गया। अपनी जात बिरादरी की, अपने जिले की, अपने धर्म की औरत यहीं बैठे बिठाए 100 रुपए में मिल गई। उसने बड़े चाव से अपना ब्याह रचाया और फिर उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी लड़िया बहुत अच्छा गाती है। वो खुद भी अपनी पाटदार आवाज में जोर से गाने, बल्कि गाने से ज्यादा चिल्लाने का शौकीन था। अब तो खोली में दिन रात गोया किसी ने रेडियो खोल दिया हो। दिन में खोली में लड़िया काम करते हुए गाती थी, रात को झब्बू और लड़िया दोनों गाते थे। उनके यहाँ कोई बच्चा ना था, इसलिए उन्होंने एक तोता पाल रखा था। मियाँ मिट्ठू खावंद और बीवी को गाते देख देख कर खुद भी लहक लहक कर गाने लगे। लड़िया में एक और बात भी थी। झब्बू ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट, ना ताड़ी, ना शराब। लड़िया बैटरी, सिगरेट, ताड़ी सभी कुछ पीती थी। कहती थी पहले वो ये सब कुछ नहीं जानती थी, मगर जब से वो बदमाशों के
पल्ले पड़ी, उसे ये सब बुरी बातें सीखना पड़ी और अब वो और सब बातें तो छोड़ सकती है मगर बीड़ी और ताड़ी नहीं छोड़ सकती। कई बार ताड़ी पीकर लड़िया ने झब्बू पर हमला कर दिया और झब्बू ने उसे रुई की तरह थंग कर रख दिया। उस मौके पर तोता बहुत शोर मचाता था। रात को दोनों को गालियां बकते देखकर खुद भी पिंजरे में टंगा हुआ जोर जोर से वही गालियां बकता जो वो दोनों बकते थे। एक बार तो उसकी गाली सुनकर झब्बू गुस्से में आके तोते को पिंजरे समेत बदरू में फेंकने लगा था, मगर जियोना ने बीच में पड़ के तोते को बचा लिया। तोते को मारना पाप है। जियोना ने कहा, तुम्हें ब्राह्मणों को बुला के प्रायश्चित करना पड़ेगा, हमारे 15-20 रुपए खुल जाएंगे। ये सोचकर झब्बू ने तोते को बदरू में गर्क कर देने का ख्याल तर्क कर दिया। शुरू में तो झब्बू को ऐसी शादी पर चारों तरफ से गालियां पड़ी। वो खुद भी लड़िया को बड़े शुबा की नजरों से देखता और कई बार बिला वजह उसे पीटता और खुद भी मिल से गैर हाजिर रहकर उसकी निगरानी करता रहा। मगर आहिस्ता आहिस्ता लड़िया ने अपना एतबार सारी चाल में कायम कर लिया। लड़िया कहती थी कि औरत सच्चे दिल से बदमाशों के पल्ले पड़ना पसंद नहीं करती। वो तो एक घर चाहती है, चाहे वो छोटा सा ही हो। वो एक खावंद चाहती है जो उसका अपना हो, चाहे वो झब्बू भैया ऐसा हर वक्त शोर मचाने वाला, जबान दराज, शेखी खोर ही क्यों ना हो। वो एक नन्हा बच्चा चाहती है, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो। और अब लड़िया के पास भी घर था और झब्बू भी था, और अगर बच्चा नहीं था तो क्या हुआ, हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो भगवान की मर्जी, ये मियाँ मिठू ही उसका बेटा बनेगा। एक रोज लड़िया अपने मियाँ मिठू का पिंजरा झुला रही थी और उसे चूरी खिला रही थी और अपने दिल के सपनों में ऐसे नन्हे से बालिक को देख रही थी जो फिजा में हमकता उसकी आगोश की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये चाल में शोर बढ़ने लगा और उसने दरवाजे से झांक कर देखा कि चंद मजदूर झब्बू को उठाए चले आ रहे हैं और उनके कपड़े खून से रंगे हुए हैं। लड़िया का दिल धक से रह गया। वो भागती भागती नीचे गई और उसने बड़ी दर्शिती से अपने खावंद को मजदूरों से छीनकर अपने कंधे पर उठा लिया और अपनी खोली में ले आए। पूछने पर पता चला कि झब्बू से गनी खाते के मैनेजर ने कुछ डांट डपट की। उस पर झब्बू ने भी उसे 2 हाथ जड़ दिए। उस पर बहुत वाहवेला मचा और मैनेजर ने अपने बदमाशों को बुलाकर झब्बू की खूब पिटाई की और उसे मिल से बाहर निकाल दिया। खैरियत हुई कि झब्बू बच गया, वरना उसके मरने में कोई कसर ना थी। लड़िया ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। उसने उसी रोज से अपने सर पर टोकरी उठा ली और गली गली तरकारी भाजी बेचने लगी, जैसे वो जिंदगी में यही धंधा करती आई है। इस तरह मेहनत मजदूरी करके उसने अपने झब्बू को अच्छा कर लिया। झब्बू अब भला चंगा है, मगर अब उसे किसी मिल में काम नहीं मिलता। वो दिन भर अपनी खोली में खड़ा महालक्ष्मी के स्टेशन के चारों तरफ बुलंदो बाला कारखानों की चमनियों को तकता रहता है। 7 मिल, न्यू मिल, ओल्ड मिल, पुआर मिल, धनराज मिल, लेकिन उसके लिए किसी मिल में जगह नहीं है, क्योंकि मजदूर को गालियां खाने का हक है, गाली देने का हक नहीं है। आजकल लड़िया बाजारों और गलियों में आवाजें देकर भाजी तरकारी फरोख्त करती है और घर का सारा काम काज भी करती है। उसने बेड़ी ताड़ी सब छोड़ दी है। हाँ, उसकी साड़ी करमजी भूरे रंग की साड़ी जगह जगह से फटी जा रही है। थोड़े दिनों तक अगर झब्बू को काम ना मिला तो लड़िया को अपनी साड़ी पर पुरानी साड़ी के टुकड़े जोड़ना पड़ेंगे और अपने मियाँ मिठू को चूरी खिलाना बंद करना पड़ेगी। 5वीं साड़ी का किनारा गहरा नीला है। साड़ी का रंग गिदला सुर्ख है, लेकिन किनारा गहरा नीला है और इस नीले में अब भी कहीं कहीं चमक बाकी है। ये साड़ी दूसरी साड़ियों से बढ़िया है, क्योंकि ये 5.5 रुपए 4 आने की नहीं है। इसका कपड़ा, इसकी चमक दमक कही देती है कि ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। आपको दूर से ये मुख्तलिफ मालूम नहीं होती होगी, मगर मैं जानता हूँ कि ये इनसे जरा मुख्तलिफ है। इसका कपड़ा बेहतर है, उसका किनारा चमकदार है, उसकी कीमत 8.25 रुपए है। ये साड़ी मंजूला की है। ये साड़ी मंजूला के ब्याह की है। मंजूला के ब्याह को अभी 6 माह भी नहीं हुए हैं। उसका ख्वामंद गुज़िश्ता माह चरखी के घूमते हुए पट्टे की लपेट में आके मारा गया था और अब 16 बरस की खूबसूरत मंजूला बेवा है। उसका दिल जवान है।
उसका जिस्म जवान है, उसकी उमंगे जवान है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसका खावंद मिल के एक हादसे में मर गया है। वो पटा बड़ा ढीला था और घूमते हुए बार बार फटफटाता था और काम करने वालों के एहतजाज के बावजूद उसे मिल मालिकों ने नहीं बदला था क्योंकि काम चल रहा था और दूसरी सूरत में थोड़ी देर के लिए काम बंद करना पड़ता है। पट्टे को तब्दील करने के लिए रुपया खर्च होता है। मजदूर तो किसी वक्त भी तब्दील किया जा सकता है, इसके लिए रुपया थोड़ी खर्च होता है, लेकिन पट्टा तो बड़ी कीमती शे है। जब मंजूला का खावंद मारा गया तो मंजूला ने हर जाने की दरख्वास्त दी जो नामंजूर हुई क्योंकि मंजूला का खावंद अपनी गफलत से मरा था, इसलिए मंजूला को कोई हर जाना ना मिला और वो अपनी वही नई दुल्हन की साड़ी पहने रही जो उसके खावंद ने ₹9.25 में उसके लिए खरीदी थी क्योंकि इसके पास कोई दूसरी साड़ी ना थी जो वो अपने खावंद की मौत से सोग में पहन सकती। वो अपने खावंद के मर जाने के बाद भी दुल्हन का लिबास पहनने पर मजबूर थी क्योंकि उसके पास कोई दूसरी साड़ी ना थी और जो साड़ी थी वो यही गिदले सुर्ख रंग की थी, ₹9.25 की साड़ी जिसका किनारा गहरा नीला है। शायद अब मंजूला भी ₹5.4 की साड़ी पहनेगी। उसका खावंद जिंदा रहता जब भी वो दूसरी साड़ी ₹5.4 की लाती। इस लिहाज से उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं आया, मगर फर्क इतना जरूर हुआ है कि वो ये साड़ी आज पहनना चाहती है। एक सफेद साड़ी ₹5.4 वाली जिसे पहनकर वो दुल्हन नहीं बेवा मालूम हो सके। ये साड़ी उसे दिन रात काट खाने को दौड़ती है। इस साड़ी से जैसे उसके मरहूम खावंद की बाहें लिपटी हैं, जैसे उसके हर तार पर उसके शफाफ बोसे मरकूम हैं, जैसे उसके ताने बाने में उसके खावंद की गरम गरम सांसों की हिद्दत आमेज खनूदगी है। उसके स्याह बालों वाली छाती का सारा प्यार दफन है। जैसे अब ये साड़ी नहीं है, एक गहरी कब्र है जिसकी हौलनाक पहनाइयों को वो हर वक्त अपने जिस्म के गिर्द लिपेट लेने पर मजबूर है। मंजूला जिंदा कब्र में गाड़ी जा रही है। छठी साड़ी का रंग लाल है, लेकिन इसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी पहनने वाली मर चुकी है। फिर भी ये साड़ी यहाँ जंगले पर बदस्तूर मौजूद है, रोज की तरह धुली धुलाई हवा में झोल रही है। ये माई की साड़ी है जो हमारी चाल के दरवाजों के करीब अंदर खुले आंगन में रहा करती थी। माई का एक बेटा है सीतू, वो अब जेल में है। हाँ, सीतू की बीवी और उसका लड़का यहीं नीचे आंगन में दरवाजे के करीब नीचे पड़े रहते हैं। सीतू और सीतू की बीवी, उनकी लड़की और बुढ़िया माई, ये सब लोग हमारी चाल के भंगी हैं। इनके लिए खोली भी नहीं है और इनके लिए इतना कपड़ा भी नहीं मिलता जितना हम लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग आंगन में रहते हैं, खाना खाते हैं, वहीं जमीन पर पड़ के सो रहते हैं। यहीं पे ये बुढ़िया मारी गई थी। वो बड़ा सुराख जो आप इस साड़ी में देख रहे हैं, पल्लू के करीब ये गोली का सुराख है। ये कारतूस की गोली माई को भंगियों की हड़ताल के दिनों में लगी थी। नहीं, वो इस हड़ताल में हिस्सा नहीं ले रही थी। वो बेचारी तो बहुत बूढ़ी थी, चल फिर भी ना सकती थी। इस हड़ताल में तो उसका बेटा सीतू और दूसरे भंगी शामिल थे। ये लोग महंगाई मांगते थे और खोली का किराया मांगते थे, यानी अपनी जिंदगी के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और सर पर एक छत चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने हड़ताल की थी और जब हड़ताल खिलाफ कानून करार दे दी गई तो इन लोगों ने जुलूस निकाला और इस जुलूस में माई का बेटा सीतू आगे आगे था और खूब जोरों शोर से नारे लगाता था। फिर जब जुलूस भी खिलाफ कानून करार दे दिया गया तो गोली चली और हमारी चाल के सामने चली। हम लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन घबराहट में चाल का दरवाजा बंद करना किसी को याद न रहा और फिर हमें बंद कमरों में ऐसा मालूम हुआ गोया गोली इधर से उधर से चारों तरफ से चल रही हो। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया और जब हम लोगों ने डरते डरते दरवाजा खोला और बाहर झांक के देखा तो जुलूस तितर बितर हो चुका था और हमारी चाल के करीब बुढ़िया मरी पड़ी थी। ये उसी बुढ़िया की लाल साड़ी है जिसका बेटा सीतू अब जेल में है। इस लाल साड़ी को अब बुढ़िया की बहू पहनती है। इस साड़ी को बुढ़िया के साथ जला देना चाहिए था, मगर क्या किया जाए, तन ढकना ज्यादा जरूरी है। मुर्दों की इज्जत और एहतराम से भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिंदों का तन ढका जाए। ये साड़ी जलने जलाने के लिए नहीं है, तन ढकने के लिए है।
हाँ, कभी कभी सीतू की बीवी इसके पल्लू से अपने आंसू पोंछ लेती है, क्योंकि इसमें पिछले 80 बरसों के सारे आंसू और सारी उमंगें और सारी फतेहें और शिकस्तें जज्ब हैं। आंसू पोंछकर सीतू की बीवी फिर इसी हिम्मत से काम करने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कहीं गोली नहीं चली, कोई जेल नहीं गया, भंगन की झाड़ू इसी तरह चल रही है। ए लो, बातों बातों में वजीर आजम साहब की गाड़ी निकल गई। वो यहाँ नहीं ठहरी। मैं समझता था वो यहाँ जरूरी ठहरेगी। वजीर आजम साहब दर्शन देने के लिए गाड़ी से निकलकर थोड़ी देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलेंगे और शायद हवा में झूलती हुई इन 6 साड़ियों को भी देख लेंगे जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं। ये 6 साड़ियाँ जो बहुत मामूली औरतों की साड़ियाँ हैं, ऐसी मामूली औरतें जिनसे हमारे देश के छोटे छोटे घर बनते हैं, जहाँ एक कोने में चूल्हा सुलगता है, एक कोने में पानी का घड़ा रखा है, ऊपरी ताकचे में शीशा है, कंघी है, सिंदूर की डबिया है, खाट पर नन्हा सो रहा है, अलगनी पर कपड़े सूख रहे हैं। ये इन छोटे छोटे लाखों करोड़ों घरों को बनाने वाली औरतों की साड़ियाँ हैं जिन्हें हम हिंदुस्तान कहते हैं। ये औरतें जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की माएँ हैं, हमारे भोले भाइयों की अजीज बहनें हैं, हमारी मासूम मोहब्बतों का गीत है, हमारी 5000 साला तहजीब का सबसे ऊंचा निशान है। वजीर आजम साहब, ये हवा में झूलती हुई साड़ियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुमसे कुछ मांगती हैं। ये कोई बहुत बड़ी कीमती चीज तुमसे नहीं मांगती हैं। ये कोई बड़ा मुल्क, बड़ा ओहदा, बड़ी मोटर कार, कोई परमिट और कोई ठेका, कोई प्रॉपर्टी या ऐसी किसी चीज की तालिब नहीं है। ये तो जिंदगी की बहुत छोटी छोटी चीजें मांगती हैं। देखिए, ये शांताबाई की साड़ी है जो अपने बचपन की खोई हुई धनक तुमसे मांगती है। ये ज्योनाबाई की साड़ी है जो अपनी आँख की रोशनी और अपनी बेटी की इज्जत मांगती है। ये सावित्री की साड़ी है जिसके गीत मर चुके हैं और जिसके पास अपने बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं है। ये लड़िया है जिसका खावंद बेकार है और जिसके कमरे में एक तोता है जो 2 दिन का भूखा है। ये नई दुल्हन की साड़ी है जिसके खावंद की जिंदगी चमड़े के पट्टे से भी कम कीमती है। ये बुढ़ी भंगन की लाल साड़ी है जो बंदूक की गोली को हल्के फाल में तब्दील कर देना चाहती है ताकि धरती से इंसान का लहू फूल बनकर खिल उठे और गंदुम के सुनहरे खोशे हंसकर लहराने लगे। लेकिन वजीर आजम साहब की गाड़ी नहीं रुकी और वो इन 6 साड़ियों को नहीं देख सकते और तकरीर करने के लिए चौपाटी चले गए। इसलिए अब मैं आपसे कहता हूँ, अगर कभी आपकी गाड़ी इधर से गुजरे तो आप इन 6 साड़ियों को जरूर देखिए जो महालक्ष्मी के पुल के बाएं तरफ लटक रही हैं, और फिर इन रंगारंग रेशमी साड़ियों को भी देखिए जिन्हें धोबियों ने इसी पुल के दाईं तरफ सूखने के लिए लटका रखा है और जो इन घरों से आई हैं जहां ऊंची ऊंची चिमनियों वाले कारखानों के मालिक या ऊंची ऊंची तनख्वाह पाने वाले रहते हैं। आप इस पुल के दाएं बाएं दोनों तरफ जरूर देखिए और फिर अपने आप से पूछिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे इश्तराकी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जमाती जंग की तलकीन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप महालक्ष्मी पुल के दाईं तरफ हैं या बाईं तरफ।